हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कल के क्लास में हम लोग बांट कर खाना यहाँ तक पढ़ लिए थे। तो आज के स्टार्ट में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आरंभिक मानव के जीवन का महत्व पक्ष इधर उधर घूमना। तो जो आरंभिक मानव थे उनके जो जीवन था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब उसके बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उनका जो जीवन था, जो इधर उधर घूम के वो बिताते थे, वो कैसा था। तो स्टार्ट करते हैं। एक समूह में रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते रहते थे। यह दायरा उनके निवास स्थल से चारों दिशाओं में होता। यह लोग छोटे छोटे समूहों में बंटकर चारों दिशाओं में घूमे जाते। इसके पीछे एक निश्चित वजह होती थी। जैसे एक खास क्षेत्र से फल पौधे और जानवरों की संख्या और उपलब्धता सीमित रहती थी। जैसे कि आप कोई भी जगह पर रहेंगे तो उसका जो मतलब वहाँ का जो एरिया है, मान लीजिए आप मतलब गार्डन में रह रहे हैं, ठीक। सपोज डेट ऐसा तो कोई गार्डन में रहता नहीं है, मतलब बगीचा में थोड़ी कोई रहेगा, लेकिन सपोज अगर कोई आप गार्डन में रह रहे हैं और उसमें बहुत सारे फल फ्रूट हैं, तो आप वो एक सीमित है। वो एक हद तक, एक दिन के बाद वो ख़त्म भी हो जाएगी। तो आप उतने सीमित तक ही रहेंगे। और क्योंकि एक जगह आप फिर उसके बाद रह नहीं सकेंगे। आप अगर फल ही फ्रूट पर रह रहे हैं तो उसके बाद आप अलग जगह जाएंगे ना, कि हमको अलग अलग चीज़ें खाने के मिले, क्योंकि सीमित चीज़ें जो होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी जो सीमित है। तो इन लोग भी एक जगह पर नहीं रहते थे, क्योंकि ये जहाँ रहते थे वहाँ चीज़ें सीमित होती थी। तो ये मानव होने जो मतलब जो पूरे मानव जो थे, वो सारे चीज़ें ये मतलब खाते थे तो वो ख़त्म होती जाती थी। इसलिए इसकी वजह से इन लोग को मतलब वहाँ का जगह चेंज करना पड़ता था। ये एक जगह नहीं रहते थे। निश्चिंत वजह से होती थी। एक सेकंड, कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, यहाँ दिशाओं में होते हैं। ये लोग छोटे छोटे समूहों बटकर चारों दिशाओं में ज्ञात इसके पीछे निश्चिंत, जैसे एक खास क्षेत्र में फल पौधे और जानवरों की संख्या और उपलब्धता सीमित रहती है। तो यहाँ लिखा है ना कि जानवरों की संख्या और जो फल फ्रूट हैं उनकी उपलब्धि यहाँ पर सीमित है। मतलब कम, मतलब जैसी कम नहीं है। जैसे कि एक मतलब एक पेड़ का है, मतलब आम का पेड़ है, जैसे कि एक मैंगो का पेड़ है, तो मैंगो का पेड़ वो सीमित है क्योंकि एक समय तक वो ख़त्म हो जाएगी, सीमित रहती थी, जिसे वो समाप्त कर देते थे। तो वो खाकर वो समाप्त कर देते थे। अतः भोजन की तलाश में वे इधर उधर घूमते रहते थे। बोले ना कि वो भोजन की ही तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे, क्योंकि उनका जो मतलब फिर ये था, पेड़ पौधा था, जो जानवरों की संख्या थी, वो खाकर समाप्त कर देते थे। तो जाहिर सी बात है, खाने के लिए तो इधर उधर घूमेंगे ही। वे जानवरों के शिकार करने के क्रम में भी उनके पीछे पीछे चल जाते। उन लोगों को पेड़ पौधे में फल फूल आने का मौसम पता था। मतलब उन लोगों को ये पता था कि कौन से सीजन में कौन से पौधे, आई मीन पेड़ पे कौन से ये फल फ्रूट आते हैं। तो उनको ये चीज़ की ज्ञात थी। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में घूमते थे। संभवतः आसपास के जल स्रोत जैसे नदियाँ, झीलों आदि के सूख जाने के कारण भी पानी की तलाश में इधर उधर जाते होंगे। वे लोग अपनी यात्रा पैदल ही किया करते थे। तो मतलब उन लोग के जब पानी, जो नदियाँ थी, झील थी, नदियाँ थी, उनके सूख जाने के बाद ये पैदल ही अपना पानी की तलाश में भी यात्रा करते थे। और हाँ, ये पैदल ही, पहले गाड़ी वगैरह तो नहीं होती थी, तो ये पैदल ही यात्रा करते थे। आरंभिक मानव के औजार, जो आरंभिक मानव थे उनका औजार क्या था? मतलब शिकार करने का जो औजार होता है ना, कि आपके पास से बंदूक है तो एक औजार ही ना हुआ वो चाकू है, वो एक औजार ही हुआ। तो इस तरह से उन लोग के पास तलवार जैसे होता है वो औजार हुआ। तो इन लोग का भी पास जो औजार था उसके बारे में, आरंभिक जो मानव थे उनके औजार के बारे में बोला है। शिकारी मानव के पास कैसे कैसे हथियार व औजार थे, जरा सोचें। उस समय लोहा तांबा जैसी धातुओं के बारे में लोगों को पता नहीं था। अतः उन लोगों के पास आसपास जो मिलता वह था पत्थर, लकड़ी, जानवरों की सींग और हड्डियां। इन्हीं को
नुकीला बनाकर वे औजार बनाते थे, जैसे कि जो सींग जानवर की हड्डियाँ रहती थी, लकड़ी रहती थी, या फिर जो वो पत्थर रहते थे उसको घिस के ही वो औजार बनाते थे। वो उसी को नुकीला बनाकर वो अपना औजार के रूप में यूज करते थे। पत्थर के टुकड़े पत्थर के टुकड़े को घिसकर नुकीला और धारदार बना देते थे। साथ ही वह आकार में भी हाथ से पकड़ने के लायक औजार को बनाते थे। धीरे धीरे वे इस कला में माहिर होते गए और पत्थर के बारीकी औजारों बनाने लगे। जैसे कि कोई चीज़ आप बना रहे हैं तो उसके समय अनुसार आप उस चीज़ में पक्का हो जाएंगे। जैसे कि आप उस चीज़ को लेकर पूरा माहिर हो जाए, कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को क्लियर करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, आपका उसमें कोई दिक्कत कोई गड़बड़ नहीं होगा बनाने में। तो उस चीज़ में वो मतलब वो हो गए, क्लियर हो गए, बनाते गए, बारीकी से वो चीज़ों को बनाते गए, माहिर होते गए। जैसे कि माहिर होना मतलब एक होता है ना कि आप किसी चीज़ को बहुत अच्छा से क्लियर कर सकते हो, मतलब बना सकते हो, उस चीज़ का माहिर होते गए और पत्थर में बारीकी औजार बनाने लगे। वे पत्थर के छोटे और बारीकी टुकड़ों को भी लकड़ी के हत्थे पर लगाकर तेज औजार का काम कर लेते थे। उस समय औजार बनाने के लिए अलग से कोई कारीगर नहीं था, ये लोग खुद बनाते थे, कोई अलग से कारीगर नहीं आता था। समूह के सब लोग औजार बनाया करते थे। पत्थर और लकड़ी के औजार का उपयोग शिकारी, ये देखिए आरंभिक मानव द्वारा बनाए गए चित्र, जो आरंभिक मानव थे उनके द्वारा बनाए गए ये चित्र है। शिकारी पेड़ों को काटने या उनकी छाल छीनने, जानवरों के खाल उतारकर पहनने लायक बनाने इत्यादि कामों में करते थे। वे लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत आदि की महिलाएं में भी बनाते थे। चित्र और नाच, उनके जो चित्र और नाच बनाया गया था खुद के द्वारा। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। तो जो चित्र शिकारी लोग थे वो गुफा में रहते थे, उनमें वो चित्र भी बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों को घिस कर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। जो बांस के ब्रश होते थे, उन लोग का जो बनाया गया चित्र था, इन लोग के हाथ से जो बनाया गया चित्र था वो भीमबेटका में पाया गया था। क्योंकि भीमबेटका में रहते थे तो भीमबेटका में रहने के कारण वहाँ पे गुफा में लोग चित्र बनाते थे और वो चित्र इन लोग मतलब पाया गया है। चित्र में ज़्यादातर पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के थे। मतलब ये चीज़ बनाई गई थी पशुओं में, जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरन के और चित्र बनाए गए थे। चित्रों के बनाने के अलावा उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज़ नाच था। हाँ, तो उन लोग का एक जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ नाच था, तो उसका भी वो चित्र बनाते थे। वो सब मिलकर देर तक नाचते थे। बिल्कुल, वो जब सब कुछ ये खाना पीना खा लेते थे उसके बाद वो देर रात तक वो लोग डांस करते थे, नाचते थे। पैसरा का सूक्ष्म निरीक्षण ऐसे कुछ दिया है, ये टिप्पणी थोड़ा सा है। पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप, फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों की तरह के औजार मिले हैं। पैसरा संभवतः आवास और निर्माण स्थल था। पैसरा जो है वो बिहार के एक मुंगेर जिले में है। तो वहाँ पे भी कहा जाता है कि कुछ आरंभिक मानव से संबंधित कुछ स्थलें मिली हैं। तो वो चीज़ को मतलब यहाँ पे दर्शाया गया है। ये हम फिगर को देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है नाम और तिथियाँ। नवपाषाण कालीन हड्डी के औजार, जो हड्डी के औजार होते थे ऐसे होते थे, और जो नवपाषाण कालीन पत्थर के औजार, जो पत्थर के औजार जो बनाते थे उस तरह से होती थी कुछ, और जो हड्डी के औजार बनाते थे कुछ इस तरह से होती थी। तो ये आप अपने भी बुक में देख सकते हैं कि ये फिगर 2 दिया होगा। जिस काल के मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा है उनके जीवन में पत्थरों का स्थल सबसे महत्वपूर्ण था। आपने देखा कि पत्थर की गुफाएं, उसके औजार, उसी के आभूषण का प्रयोग वे करते। अतः इस काल को पुरातत्वविदों ने पाषाण पत्थर काल का नाम दिया है। तो इस काल को हम लोग पाषाण मतलब पत्थर का भी काल कहा जाता है। पुरातत्व ने पाषाण काल यानी पत्थरों का काल कहा है।
पत्थर का काल का नाम दिया गया है, मतलब इस नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। ये देखिए, मध्य और नौपाषाण के औजार, ये जो मध्य और नौपाषाण के औजार थे वो ये हैं। औजार बनाने के तरीकों में और जीवन शैली में आए परिवर्तन के जो प्रमाण मिले हैं, उस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पाषाण जो काल था उसको 3 भाग में विभाजित किया गया। आरंभिक चरण को, जो मतलब शुरुआती चरण था, उसको पूरा पाषाण काल कहा जाता है। मतलब पूरा पाषाण काल जो लगभग लाख से 20 लाख से 14,000 साल पहले तक कहते हैं। तो जो पहला पड़ाव था, जैसे कि पहला चरण जो पूरा पाषाण काल, तो वो 20 लाख से लगभग 14,000 साल पहले को कहते हैं, पहले तक की कहते हैं। इस समय लोग शिकार और भोजन संग्रह के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार एवं अस्थायी आवास इसी काल में उन्होंने शुरू किया। तो देखिए, आपसे कोई पूछेगा कि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल जो था, इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूं, जौ, मडुआ जैसे अनाज स्वयं उग आए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी। तो देखिए, मध्य पाषाण काल में हम लोग गेहूं, मडुआ, जौ जैसे चीज़ों को उत्पत्ति होने लगी, जैसे कि बढ़ने लगा, मतलब खुद से वो उगने लगा, मतलब गेहूं मध्य पाषाण काल में। अब इसी क्षेत्र में, इसी काल में जो मतलब ये थे शाकाहारी जो पशु थे, जो गाय भैंस होते हैं, उनकी जो संख्या थी, उसकी वजह से, गर्मी की वजह से उनकी संख्या जो थी, इसी की वजह से, जैसे कि घास की संख्या बढ़ने लगी, मैदानी क्षेत्र बनने लगा, तो इसकी वजह से जो जानवर थे उनकी भी संख्या बढ़ने लगी। इस समय के लोगों द्वारा पत्थरों के और अच्छे औजार बनाए गए, जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किए जाने लगा। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्य पाषाण काल कहा गया। लगभग 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक। तो ये जो मध्य पाषाण काल था वो लगभग 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक का ये मतलब एरिया साल के का है कि मध्य पाषाण काल आज से कितना साल पहले, 14,000 साल पहले और 8,000 साल पहले तक की है। और जो ये नवपाषाण काल है, पूर्वा पाषाण काल, ये 20 लाख साल से पहले 14,000 साल पहले तक। देखिए 1, 10, 100,000, 10,000, तो 14,000 हुआ ना, तो 14,000 साल पहले। पाषाण काल का अंतिम चरण नवपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अंतिम इसका चरण था, जो लास्ट वाला, ये बीच वाला था, मध्य पाषाण जिसको कह रहे हैं हम लोग, ये लास्ट अंतिम जो चरण था उसको नवपाषाण के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव के जीवन, उनके रहन सहन तथा कला कौशल में बड़ा बदलाव आया। आप इसके विषय में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसका काल 8,000 से 3,000 साल तक है। इसका जो काल था वो 8,000 से 3,000 साल तक है। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। और हम लोग 2-3 चैप्टर कर लिए, तीसरा हम लोग का चैप्टर था। और नेक्स्ट में हम लोग मतलब थोड़ा सा हम रूटीन में चेंज लाए हैं, 2-2 दिन सब पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी यानी भूगोल, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र, और हिस्ट्री यानी इतिहास। तो ऐसे 2 दिन करेंगे, मतलब एक दिन नोट्स पढ़ाएंगे और एक दिन बुक्स NCERT कवर कराएंगे। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, मतलब सब चीज़ साथ ही चलेगा और समझ में भी आएगा आप लोग को। तो इसलिए हम लोग ऐसे पढ़ेंगे और हर चीज़ करेंगे। मतलब नोट से भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, और PY करेंगे, जिसको हम DPP कहते हैं। तो
वो हर तरह से हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद बुक भी पढ़ रहे हैं, फिर नोट्स से भी पढ़ेंगे, तो चीज़ें कवर बहुत अच्छा से होते जाएगी। आप ध्यान से पढ़िएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।